मेरे पीछे जो है वो बिग बॉस वॉइस को, बिग बॉस की वॉइस के जो पीछे रहते हैं वो हैं विजय विक्रम जी। इनका इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ मैं कार में। आइए चलते हैं। मुझे नहीं पता था मैं कार में जाऊँगा इनके साथ, पर ठीक है। आवाज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है, आदमी बात कैसे करता है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। बिग बॉस की वॉइस के फेम हमारे साथ विजय विक्रम जी हमारे साथ है। सर कैसे शुरुआत हुई आपकी वॉइस की जर्नी की? वॉइस की जर्नी की शुरुआत 2007 से हुई। करियर मैंने इसको बनाया 2009 में। 7 में पता चला कि मेरी आवाज़ है जिससे कुछ कर सकते हैं। तो वहाँ वो से फिर कैसे पता चला आपको कि मम्मी ने, पापा ने, टीचर ने बताया, दोस्तों ने बताया? एक दोस्त की दोस्त ने बताया, जिसका मेरे से कोई लेना देना नहीं था, पर उसको आवाज़ अच्छी लगी। उसने बोला, मैंने कहा नहीं, मैं गाना नहीं गा पाता हूँ। तो उन्होंने कहा, अरे नहीं भैया, गाने के अलावा भी बहुत कुछ होता था। मैंने कहा, हाँ, क्या? हाँ, तब हमें पता चला कि अच्छा, वॉइस ओवर, यानी कि 29 साल की उम्र में मुझे ये पता चला कि एक वॉइस ओवर नाम का करियर भी है, जहाँ पर आवाज़ का इस्तेमाल करके आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। इसके पहले क्या करते थे सर आप वॉइस ओवर के पहले? मैंने 2004 में एमबीए किया और जेपी सीमेंट में मेरी नौकरी लग गई थी। और उसके बाद मैं भारत सरकार की नौकरी कर रहा था, मिनिस्ट्री जी, ऑफ स्टील के अंडर में। जी, एमएसटीसी करके एक कंपनी थी, जी। उसमें मैं असिस्टेंट मैनेजर था। तो सर जब आपने नौकरी छोड़ी और इस पे आए, तो हम्म। कितना सुकून मिला आपको कि पहले आप नौकरी कर रहे थे, उसमें ज़्यादा मज़ा आता था या सिर्फ अपनी वॉइस से जो अभी आप कर रहे हैं एक बड़ा काम, उसमें अब आपको मज़ा आने लग गया? देखिए, दोनों चीज़ों के अपने प्लस और माइनसेस हैं, पर जहाँ तक एक मज़ा आने वाली बात है, क्योंकि इस करियर को मैंने चुना था, जी, तो इसमें जो कुछ भी चैलेंजेस आए वो भी कभी चैलेंज नहीं लगे, वो मज़े ही लगे। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो बिल्कुल नयापन लेकर आई थी। तो इसमें इतनी अनसर्टेनिटी थी कि वही अपने आप में बहुत मज़ा देने लगी। तो तो आपकी फ्रेंड ने आपको बताया कि आपकी वॉइस अच्छी, तो आपने फिर कहीं से प्रैक्टिस शुरू करी कि इस पर कहाँ से सीखा? क्योंकि अभी तो आप एकदम नए थे, आपको पता चल गया कि मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ है जिससे मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो उसके लिए क्या प्रैक्टिस करी आपने? मैंने एक वॉइस ट्रेनर हैं कोडसवाडिया, उनके साथ ट्रेनिंग करी। 3.5 महीना सीखा उनसे। जी, वहाँ से मतलब एक फ़र्क पैदा होना शुरू हुआ और फिर काम मिलने लगा तो फिर नौकरी छोड़ दी हमने। जी सर। सर हम फ़ोन पे बात करते हैं, कई बार नॉर्मल आवाज़ में बात करते हैं और कई बार हम बहुत अच्छी आवाज़, तो आप भी सर ऐसे अपनी वॉइस से फ़र्क डालते हैं फ़ोन पर कि आप किसी नए व्यक्ति को लगा रहे हैं, तो वॉइस कभी आपने देखा है कि मैंने जब भारी आवाज़ करके बात करी तो ज़्यादा काम अच्छे से हुआ है या सामने वाला डरा है, ऐसा कुछ? मैंने जो देखा है वो यही देखा है कि अगर आप आवाज़ बना के बोलोगे जी, तो उसका कभी इम्पैक्ट नहीं होगा। ओके, आप की आवाज़ में जितनी सच्चाई होगी उतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होगा सामने वाले के ऊपर, भले ही आवाज़ कैसी भी हो। जितना ज़्यादा आप बनावटीपन लेकर आओगे उतनी नकलीपन होगा और उतना ही ज़्यादा कनेक्शन टूटेगा। ओके। कभी भी ये कोशिश ना करें कि किसी और की तरह बात करने का प्रयास करें। ऑलवेज बी ट्रू टू योर सेल्फ। ऑलवेज वो एक्सेप्टेंस लाना बहुत ज़रूरी है कि ये मेरी आवाज़ है जी, जी, और मैं ऐसे बात करता हूँ। जी। हाँ, अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो उनको आप सुधारिए, जो एक लंबा प्रोसेस है। सर बेस लाने के लिए आप क्या करते हैं? आवाज़ में इतना आपका बेस है, नेचुरल बेस है या फिर लेकर आए हैं आप? ये नेचुरल बेस है और जो आवाज़ में खनक है हुँ, वो कोई भी पैदा कर सकता है अपने रेजोनेटर्स पर काम करके, थोड़ा सा सांस का रियाज करके। कोई भी अपनी आवाज़ को प्रभावशाली बना सकता है। सर एआई आ गया है आज की फील्ड में, आर्टिस्ट, वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, उनका थोड़ा-सा चीज़ें उसमें डालकर, एआई में डालकर उनकी आवाज़ भी जो है रिप्लिकेट की जा रही है। तो आपको लगता है आने वाले समय में इन लोगों, यानी एआई जो है, कहीं न कहीं खतरा है वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए? देखिए, वॉइस क्लोनिंग जहाँ तक बात है तो आई एम श्योर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेगी और कुछ ऐसे रेगुलेशंस लाएगी जो वॉइस क्लोनिंग पे ख़ास तौर पर लगाम कसे। जी, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो हमें पता नहीं होता है कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो थोड़ा डर लाजमी है। लेकिन जाहिर सी बात है कि इवेंचुअली हर चीज़ को एग्जिस्ट करती है, जी, तो एआई और इंसान भी को एग्जिस्ट करेंगे। जी। सर क्या कहना चाहेंगे उनको जो वॉइस में अपना करियर बनाना चाहते हैं? क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप उनको? एक ऑनेस्ट असेसमेंट जी। अपना बहुत ज़रूरी है। हुँ, हुँ। कई बार हम किसी करियर को इसलिए अपनाना चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो करियर जो हम कर रहे हैं उससे ज़्यादा आसान है। ठीक है। तो किसी भी करियर को एस्केप रूट ना मानें। जी, पहले असेसमेंट करें कि वाकई मेरे अंदर वो काबिलियत है, या मैं वाकई पैशनेट हूँ इस चीज़ के बारे में, या मैं सिर्फ जो मेरी परिस्थिति है अभी कि उससे भागना चाह रहा हूँ, इसलिए मुझे लग रहा है आसान है तो चलो ये कर लेते हैं। तो अगर आपको वहाँ लगता है कि नहीं यार, मैं वाकई बहुत पैशनेट हूँ,
तो फिर आप आइए, इसमें ट्रेनिंग करिए, मेहनत करिए और पेशेंस रखिए। सर क्या आप भी बाकी जैसे कोर्सेज चल रहे हैं, आपका भी कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रहेगा आने वाले समय में? आने वाले समय में ज़रूर हो सकता है, अभी फ़िलहाल नहीं है, अभी तो इंडिविजुअल ट्रेनिंग ही कराता हूँ, पर अभी कोर्सेज कुछ हो सकता है लॉन्च करूँ मैं। सर आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि आप स्पिरिचुअली भी काफ़ी कुछ करते हैं, तो ऐसा कुछ है सर कि स्पिरिचुअल होने के लिए भी आप कुछ मेडिटेशन या ऐसा कुछ करते हैं? अभी मैं मेडिटेशन नहीं करता हूँ। स्पिरिचुअलिटी जो मेरे अंदर है या जो मेरे अंदर एक्सेप्टेंस है, वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि मैं ईश्वर या उस पावर को बहुत मानता हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि हमारा अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ दूसरों की वजह से है। जी। जब वो एक्सेप्टेंस आ जाती है तो मुझे लगता है थोड़ा सा, जब टेंशन आता है तब क्या करते हैं आप? बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाता है कि अब? तो मैं शांत हो जाता हूँ थोड़ा सा, अच्छा। मैं बहुत ज़्यादा गुप्त हो जाता हूँ अपने अंदर, डीप ब्रीदिंग करने का प्रयास करता हूँ। डीप ब्रीदिंग जो है वो स्ट्रेस को कम करती है, जी। और उस समय नहीं, पर थोड़ी देर बाद, जैसे अगर भी मैं स्ट्रेस्ड हूँ तो शायद अभी से 6 घंटे बाद मैं वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ एक शख्स से डिस्कस करता हूँ, वो है मेरी पत्नी, और फिर सब ठीक हो जाता है। क्या बात है सर। इंदौर है सर, आखिरी सवाल, इंदौर के लोग कैसे लगे? इंदौर बार बार आना होता है, क्या कनेक्शन फील करते हैं इंदौर से? इंदौर, मैं बताऊँ, इंदौर और भोपाल मुझे लग रहा है कि ये इशारा दे रहे हैं कि मुझे यहाँ पे घर ले लेना चाहिए। इतना मुझे बुलाते रहते हैं। इंदौर मेरे ख्याल से 5वीं-6ठी बार आ रहा हूँ 4-5 साल में। जी। भोपाल मैं 6 महीने में 5 बार चला गया। जी। इंदौर हमेशा अपनापन लगता है। इंदौर आके कभी लगता ही नहीं है कि किसी दूसरे शहर में आए हैं, लगता है जैसे ये हमारा अपना ही शहर है, हम यहीं पैदा हुए थे। एमपी, इनफैक्ट पूरे एमपी ने जितना प्यार दिया है, उतना प्यार मेरे पैतृक राज्य यूपी और पैतृक शहर कानपुर ने भी नहीं दिया है मुझे। क्या बात है। तो ये थे हमारे साथ विजय विक्रम जी, जिन्होंने अपनी जर्नी बताई और बताया कि कैसे आप अपनी आवाज़ को और जो है बुलंद बना सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राजीव ताड़ा, बने रहिए इंदौर शॉट के साथ। अभी मेरे साथ थे विजय विक्रम जी, देखिए उनकी कार से मैं निकल रहा हूँ, और थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो इस प्रकार से उनके साथ मेरा इंटरव्यू हो गया है, और अब हम वापस जा रहे हैं हमारी मंजिल की ओर। बाय बाय।